हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने वाले हैं सेट नंबर 10 ऑफ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो हांगकांग के बारे में है और इसके अंदर मेजरली ये बताया गया है कि किस तरह से हिस्टोरिकल चीजों की वजह से आज हांगकांग की प्रेजेंट स्टेट है, यानी कौन सी बातें पास्ट में हुई है जिनकी वजह से आज हांगकांग की चाइना के साथ इतने बुरे रिलेशनशिप्स है, इतनी सारी प्रोटेस्ट हो रही हैं और ये सारे इश्यूज हो रहे हैं हांगकांग में। तो शुरू करते हैं। तो इस आर्टिकल की हेडिंग देखते ही हमें समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में इसके अंदर बात किस बारे में हो रही है। द फॉल ऑफ हांगकांग लिखा है, यानी कि पक्का हांगकांग के साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। क्या बुरा हो रहा है, सब हेडिंग में देखते हैं। द नेशनल सिक्योरिटी लॉ। अब ये जो लॉ है ये बीजिंग ने पास किया है, यानी चाइना ने पास किया है, जिसका हांगकांग के ऊपर ऐसा कोई पहले पार नहीं था कि वो हांगकांग के लिए रूल्स बना सके या लॉज ला सके। लेकिन अब क्योंकि बीजिंग हांगकांग के लिए लॉज बना रही है, इसका मतलब बीजिंग जो है वो फिर से हांगकांग को एक कॉलोनियल सिटी बना रही है। पहले के टाइम पे ब्रिटिश लोग जो थे वो हांगकांग को एक कॉलोनी बना चुके थे अपनी, उस पर रूल करते थे और अब चाइना उसे अपनी कॉलोनियल सिटी बनाना चाह रही है इस तरह के मूव से, सच एज नेशनल सिक्योरिटी लॉ। तो एक्चुअल अपने आर्टिकल पे आ जाते हैं। आर्टिकल ये कहता है कि 1982 में बात चल रही थी बिटवीन डेंग जियापिंग एंड मार्गरेट थैचर। डेंग जियापिंग जो है वो उस टाइम पे चाइना के लीडर हुआ करते थे, सुप्रीम लीडर, और जो मार्गरेट थैचर थी वो यूके की प्राइम मिनिस्टर थी। तो इन दोनों के बीच में ये बात चल रही थी कि भाई हांगकांग का हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि लंदन का जो 99 ईयर लीज है वो एक्सपायर होने वाला था अगले 15 सालों में, यानी कि 1982 में बात चल रही थी। 1997 में ये जो पूरा ब्रिटेन की जो इस कॉलोनी के ऊपर रूल था ये पूरा खत्म होने वाला था। तो अब ये बात चल रही थी कि इसके बाद में हांगकांग का फ्यूचर क्या होगा, उसे कौन रूल करेगा, उसे कौन प्रोटेक्शन देगा। तो उसके लिए डेंग जियापिंग का कहना है कि हांगकांग को आप पीआरसी का एक पार्ट बना दीजिए, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक पार्ट बना दीजिए। हम उसकी डिफेंस का ध्यान रखेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि वो एक छोटी कंट्री है, लेकिन जो हांगकांग है वो अपने डिस्टिंक्टिव फीचर्स को नहीं खोएगी, यानी कि वो एक अलग कंट्री होगी लेकिन हम उसके डिफेंस का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बहुत अट्रैक्टिव विजन लगा था मार्गरेट थैचर को। लेकिन जब जुलाई 1 1997 में हैंड ओवर हो रहा था हांगकांग को, जब चाइना को दिया जा रहा था, उसके कुछ महीने पहले ही डेंग की डेथ हो गई। उसके बाद में उसने कभी ये नहीं देख पाया वो कि चाइना के साथ हांगकांग मिल पा रहा है या नहीं। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि कई सारी ऐसी चीजें थी विच लेड अप टू द हांगकांग इंक्लूडेड इनटू चाइना। तो क्या क्या चीजें हुई थी। पहली चीज 1984 के अंदर आया था साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन। तो चाइना और ब्रिटिश लोग जो है उन्होंने मिलकर एक डिक्लेरेशन किया था कि हम वन कंट्री टू सिस्टम्स को फॉलो करने वाले हैं, यानी कि चाइना के अंदर ही हांगकांग आएगा, चाइना का ही पार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग सिस्टम्स होंगे, दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होंगे, अलग तरीके से लॉ बनेगा, अलग तरीके से लीडर्स बनेंगे, सब कुछ अलग तरीके से होगा। और ये चीज 1997 से लेकर 50 इयर्स तक होने वाली है, यानी कि 2047 तक ये चीज चलने वाली है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 50 सालों के लिए एटलीस्ट हांगकांग जो है उसको ये गारंटी मिल गई थी कि उसके जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं वो लूज नहीं होंगे, चाइना के साथ वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड फील करेगी। तो हांगकांग जो है उसे एक हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी मिलेगी क्योंकि वो चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होगा और यहाँ पे जो लोकल वे ऑफ लाइफ होगी उसके लिए यहाँ पे जो है डिफेंस एंड डिप्लोमेसी के अंदर चाइना उसकी मदद करेगा। लेकिन 1990 में जो बेसिक लॉ आया वो इस नेशन को गवर्न करेगा, यानी कि चाइना को गवर्न करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन अलग था और हांगकांग का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। तो यहाँ पे सिर्फ डिफेंस और डिप्लोमेसी वाला जो काम है उसके अंदर बीजिंग हेल्प कर सकता है, बाकी सब जो है उसके अंदर हांगकांग को पूरी अपनी ऑटोनॉमी है, वो जो चाहे कर सकता है। और इसके अलावा वो चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होगा, चाइना का पार्ट नहीं होगा। तो इस तरह की जो चीजें हुई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था, जो सब बातें हो रही थी, जो डील्स हुई थी चाइना और ब्रिटिश के अंदर बीच में, उसकी वजह से जो हांगकांग के लोग थे उन्हें लगा कि यार हमारा तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, 1997 से 2047 तक हमारे को पूरी ऑटोनॉमी मिलेगी, हम कॉलोनियल सब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे, हमें
अपने रूलर्स की बात नहीं माननी पड़ेगी, हमें एक तरह से हमारे पास कुछ राइट्स होंगे और हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, फ्रीयर प्रेस होगी, हम जिसे चाहे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, जिसे चाहे मॉक कर सकते हैं, हमारे राइट्स बहुत हमें मिलेंगे, जैसे कि राइट ऑफ असेंबली, राइट ऑफ स्पीच, ये सब चीजें हमें मिल पाएंगी क्योंकि हम चाइना के अंदर तो आ रहे हैं, हम एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन तो हैं, लेकिन हम मेन लैंड की सिटीज से अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे वन कंट्री टू सिस्टम्स की बात हो रही थी, दो अलग अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस थे। चाइना के अंदर भले ही फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह सब पर बहुत सारे लिमिटेशंस हो, लेकिन हांगकांग में ऐसा नहीं होगा। इस बात की इन लोगों को थोड़ा सा पता था कि हाँ, हमारे साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें ऑटोनॉमी दी जा रही है, हम अपना सिस्टम खुद से चूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हांगकांग की जो गवर्नमेंट है उसको हेड करेगा एक ऑफिशियल, जिसे सेलेक्ट किया जाएगा बाय पीपल। ओवर टाइम जो रेसिडेंट्स हैं उन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव को चूज करने का भी मौका मिलेगा, यानी कि चाइना से बिल्कुल अलग। चाइना में सब चीजें कम्युनिस्ट पार्टीज करती हैं, ठीक है, एक ही लीडर है जो कई सालों तक चलता रहता है और वो लोगों को पसंद हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हांगकांग की जब हम बात करते हैं तो हांगकांग के अंदर लोगों को ये राइट मिलने वाला था कि वो अपना चीफ एग्जीक्यूटिव चूज कर सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन ये था कि बीजिंग जो है क्या वो अपने प्रॉमिस को निभाएगी कि 50 साल तक उसको बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना है, उसको हांगकांग को पूरी तरह से ऑटोनॉमी देनी है, क्या वो इस बात को निभाएगी। तो 1984 में डेंग जो है वो चाइना को एक लिबरलाइजिंग डायरेक्शन में ले जा रहे थे, यानी कि वो ये चाह रहे थे कि चाइना के अंदर भी धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी आने लग जाए या लोगों को राइट्स मिलने लग जाए, उनकी जो लिमिटेशंस है वो थोड़ी कम होने लग जाए। तो वो इस लिबरल डायरेक्शन में जा रहे थे। इस वजह से जो मार्गरेट थैचर है और जो हांगकांग के लोग हैं उनको लगा कि यार हमारा फ्यूचर बहुत होपफुल है, हो सकता है थोड़े टाइम में चाइना भी जो है वो थोड़ी लिबरल हो जाए, डेमोक्रेसी बन जाए और हम भी धीरे धीरे करके फिर डेमोक्रेसी बन जाएंगे। और लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि बेसिक लॉ के पास होने से एक साल पहले बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं उन्होंने सिविलियंस को गन डाउन कर दिया इन बीजिंग। 1989 की बात है ये, एक प्रोटेस्ट चल रही थी बीजिंग के अंदर। जो हांगकांग के लोग हैं वो बीजिंग गए थे ये बोलने के लिए कि हमें एक डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट चाहिए और हमें ये चाहिए कि हमें वोट करने का राइट मिले। तो यहाँ पे जो बीजिंग के सोल्जर्स थे उन्होंने इस प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए बहुत सारे सिविलियंस यानी कि नॉर्मल सिटीजन्स को, हांगकांग के जो सिटीजन्स थे उनको मार दिया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पर ही मार्गरेट थैचर को डाउट हो जाना चाहिए था ऑन डेंग जिपिंग, और डेंग पर उन्हें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जब वो इतने सारे सिटीजन्स को मार सकते हैं जस्ट फॉर प्रोटेस्टिंग तो वो आगे क्या क्या करेंगे इस बात पे हमें भरोसा नहीं हो सकता। लेकिन थैचर ने फिर भी उस पर फेथ लूज नहीं करी और एक साल बाद जो 1989 को जो 4 जून डेट थी जिसके अंदर इतने सारे सिविलियंस मारे गए थे, उस डेट को जून 4 मसैकर के रूप में एक इवेंट के रूप में मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। कि हांगकांग के अंदर लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं हर साल, 1989 से लेके अगले साल से हर साल वो लोग सेलिब्रेट करते हैं इसे, क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि भाई ये लोग थे जो हमें लिबरलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग थे जो डेमोक्रेसी लाना चाह रहे थे हमारे लिए, तो आज तक भी इस सबको सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके अलावा मार्गरेट थैचर जो है उन्होंने ये कहा कि जो चाइना के लीडर्स हैं वो इस प्लेज को, इस प्रॉमिस को रिस्पेक्ट करेंगे कि हांगकांग को पूरी तरह से ऑटोनॉमी मिलेगी आफ्टर 1997, क्योंकि उन्हें दुनिया के नजरों में बुरा नहीं बनना होगा। यानी कि पूरी दुनिया की नजर में उनको ऐसा तो दिखाना ही पड़ेगा ना कि हम वी आर द पीपल ऑफ आवर वर्ड, यानी कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। तो अपनी एक रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए वो दुनिया के सामने इस तरह की चीजें नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो सबके सामने हुआ है। तो 1997 के बाद में थैचर जो है उनकी बात पर कई सारे लोगों को सही लगा उनका डिसीजन, उनको लगा कि हाँ ठीक है, हांगकांग को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी मिल रही है। हांगकांग के जो कोर्ट्स हैं वो बहुत इंडिपेंडेंट थे, उनके ऊपर चाइना का रूल नहीं था। न्यूज़पेपर्स जो थे वो बहुत ज्यादा अपने पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज कर सकते थे, उनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं थी। इसके अलावा एक सैटायरिकल टेलीविजन शो आता था हेडलाइनर, वो भी कॉलोनियल अथॉरिटीज को मॉक करने के बाद, यानी कि पहले तो वो कॉलोनियल अथॉरिटीज को मॉक करता था, लेकिन फ्री होने के बाद भी जो नया ऑर्डर आया, जो पॉलिटिशियंस आए
उनको भी ये टेलीविजन शो मॉक करने लगा। तो ये सारी चीजें जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, ये बहुत ज्यादा हांगकांग के लोगों को मिला हुआ था एज कंपेयर टू चाइना, क्योंकि चाइना में इतना ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच कभी नहीं दिया गया था लोगों को। अब डेमोक्रेसी जो है वो थोड़ी सी एल्यूसिव थी, या हम कह सकते हैं कि थोड़ी कम थी, जितनी नॉर्मली होती है उतनी नहीं थी, क्योंकि 2000 से भी कम लोग हैं जिनको वोट करने दिया गया था फॉर द चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है। और उसके बाद भी जो कैंडिडेट्स बीजिंग से आए थे सिर्फ उनके लिए ही वोट करने दिया गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद ये चीजें चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए एक आइडियल डेट बनाई गई हांगकांग की डिस्टिंक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए, यानी कि हांगकांग चाइना से अलग है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस जो दोनों में था वो ये था कि जून 4 मैसेकर, इसे सिर्फ और सिर्फ हांगकांग के लोग सेलिब्रेट करते थे, चाइनीज लोग सेलिब्रेट नहीं करते थे। तो जो लोकल गवर्नमेंट है उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को परमिशन दे रखी थी कि आप इस मसाकर को सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप इसके अंदर पब्लिक कमेमोरेशन कर सकते हैं, आप उन लोगों को याद कर सकते हैं जिन्होंने सैक्रिफाइस किया आपकी कंट्री के लिए, आपको एक डेमोक्रेसी बनाने के लिए। तो ये सब चीजें जो है ये मेन लैंड पर फॉरबिडन थी, कोई नहीं सेलिब्रेट कर सकता था इन सारी चीजों को। 2020 में सबसे पहली बार, 1989 के बाद से सीधे 2020 में पहली बार ये चीज हुई कि जून 4 का जो कमेमोरेशन है उसे बैन कर दिया गया, मना कर दिया गया इन लोगों कि आप ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पर लोग ऐसा कहते हैं कि कोविड-19 जो है उसकी वजह से शायद ये चीज हुई होगी कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे ऑदर का ये कहना है कि कोविड-19 जो है उस टाइम पे अर्ली जून में काफी कंट्रोल में था, तो लोग मिल सकते थे, रिलीजियस गैदरिंग्स हो रही थी, लोग पार्टीज कर रहे थे बार्स में, तो वो यहाँ भी आ सकते थे। तो गवर्नमेंट ने जो ये किया ना कि जून 4 के कमेमोरेशन को बैन कर दिया, वही सबसे पहला जो है वहीं पर डाउट हो गया लोगों को कि अब यहाँ पे हांगकांग में कुछ तो बुरा होने वाला है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस था कि जून 4 ने जो बीजिंग ने अनाउंसमेंट किया था मई में, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसने एक एंटी सेडिशन लॉ पहले से पास कर रखा है, यानी कि जून 4 आप सेलिब्रेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक एंटी सेडिशन लॉ पास हो चुका है जिसका नाम है NSL, नेशनल सिक्योरिटी लॉ, जिसके हिसाब से आप ये जो काम कर रहे हैं वो सेडिशन का एक्ट है। सेडिशन यानी कि आप अपनी कंट्री के अगेंस्ट बोल रहे हो, यानी कि आप अपनी कंट्री की गवर्नमेंट को गिराना चाह रहे हो, तो ये चीज गलत है। और इसी लॉ के अंडर ये इवेंट जो है इसे सेलिब्रेट करना बैन कर दिया जा रहा है। तो यहाँ पर किसी भी चीज को ये लोग सेडिशन मान के और उसको बैन कर रहे हैं एक तरह से। तो NSL लॉ जो है ये काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहा है और हांगकांग के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है इससे। अब यहाँ पे पहली चीज, NSL जो है वो बेसिक लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। और ये सब कैसे है, क्योंकि NSL ये कहता है कि 1 कंट्री 2 सिस्टम्स को हम नहीं मानते, क्योंकि 1 कंट्री 2 सिस्टम्स के हिसाब से बीजिंग जो है वो सिर्फ डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, जो जुडिशियरी का काम है, जो गवर्नमेंट बनाने का काम है, वो सब बेसिक लॉ के अंडर लिखा हुआ है कि वो हांगकांग के लोग ही करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे जो सब बातें हैं इसे लिटरली ले लिया गया है और यहाँ पे हांगकांग जो है वो अभी भी ऐसी जगह रहेगी जहाँ पे हॉर्सेस, डांसर्स और स्टॉक्स बिल्कुल अलग होंगे चाइना से, लेकिन इसके अलावा जो भी चीजें होने वाली है वो मेनलैंड सिटीज के जैसी ही होंगी आफ्टर द पासिंग ऑफ NSL, नेशनल सिक्योरिटी लॉ, क्योंकि इसके हिसाब से लोगों के राइट्स बहुत ज्यादा लिमिट होने वाले हैं। उनकी राइट टू स्पीच चली जाएगी, उनकी फ्रीडम ऑफ असेंबली चली जाएगी, सब कुछ चली जाएगी। तो ये जो NSL है वो इतना प्रॉब्लमैटिक क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो हांगकांग का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है सिर्फ उसी के पास ये पावर थी कि वो लॉज बना सकता है टू प्रोहिबिट ट्रीजन, सेसेशन एंड सेडिशन। अब ट्रीजन तो ये होता है कि आप अपनी कंट्री के साथ धोखा कर रहे हैं, या तो आप अपनी इंटरनल इंफॉर्मेशन एनिमी कंट्री को दे रहे हैं, या आप अपनी कंट्री के लिए बुरा कर रहे हैं, जैसे आप किसी बड़े पॉलिटिशियन को मार रहे हैं या इस तरह का कुछ कर रहे हैं, तो वो एक तरह से ट्रीजन हो जाता है, आप धोखा दे रहे हैं अपनी कंट्री को। सेसेशन जो है उसके हिसाब से आप विड्रॉ करना चाह रहे हैं, आप अलग होना चाह रहे हैं। तो हांगकांग जो है या तो उसके लोग चाइना से अलग होना चाहे तो वो सेसेशन के अंदर आता है, या फिर वो लोग अपने पॉलिटिकल सिस्टम से विड्रॉ करना चाहे, यानी कि अभी जो सिस्टम है उसको चेंज करना चाहे, वो भी सेसेशन में आता है। सेडिशन जो है उसका मतलब ये होता है कि आप जो है
अपने हेट स्पीच से दूसरों को इंड्यूस कर रहे हैं कि वो भी गुस्से में आ जाए और वो भी रिबेलियन करने लग जाए, वो भी प्रोटेस्ट करने लग जाए। तो ये जो तीनों ही फॉर्म्स हैं, तीनों ही चीजें जो हैं लोगों के रिबेलियन की, वो उसके अगेंस्ट लॉ बनाना था, बट हांगकांग को बनाना था। हांगकांग ही बना सकती थी, सिर्फ उसी के पास ये पावर थी, कोई और नहीं बना सकता था। लेकिन ये लॉ बना दिया चाइना की गवर्नमेंट ने। तो यहीं पर गलती हो गई, यहीं पर जो है ये हमें समझ आ गया कि चाइना किस तरह से अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है और साथ ही साथ में हांगकांग के साथ कितना बुरा कर रही है, सिटीजन्स के राइट्स को किस तरह से वायलेट कर रही है। अब बेसिक लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन था हांगकांग का, उसका जो आर्टिकल 23 है वो ये कहता है कि बीजिंग जो है उसने इस अथॉरिटी को, इस पावर को, हांगकांग गवर्नमेंट की जो पावर थी ये लॉ बनाने की, उसे असर्व कर लिया है, यानी कि छीन लिया है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हेडलाइनर स्किट है उसको शायद एक बहुत अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती अगर ये शो अभी तक चल रहा होता, लेकिन ये शो जो है वो भी कैंसिल हो चुका है। एक और चीज, एक और सबसे बड़ा साइन इस बात का कि जो हमारा जो भी सिटीजन्स थे हांगकांग के, उनका जो राइट टू स्पीच है या राइट टू असेंबली या राइट टू एक्सप्रेशन है वो सब लिमिट होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पहला था जून 4, दूसरा ये हो गया कि लॉ नहीं बनाने दिया उनको इसके ऊपर, चाइना ने लॉ बना दिया। तीसरा ये हो गया कि हेडलाइनर स्किट जैसे जो शोज हैं जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं वो सब बंद हो गए। इसके अलावा जो लोकल कोर्ट्स है उन्होंने सम कुछ एक्टिविस्ट को अरेस्ट करने के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उनको डिसमिस किया है। ठीक है, जब एनएसएल इफेक्ट में आया था उससे पहले, यानी उससे पहले कोई अगर प्रोटेस्ट करता था तो उन चार्जेस को डिसमिस कर दिया जाता था, क्योंकि पहले इस तरह का कोई लॉ नहीं था। लेकिन एनएसएल आने के बाद जितने भी लोगों के ऊपर ये चार्जेस लगते हैं कि वो प्रोटेस्ट करवा रहे थे या हेट स्पीच दे रहे थे, इस तरह के कोई भी चार्जेस लगते हैं तो उन्हें ट्राई किया जाता है इन कोर्ट्स ऑफ चाइना। उन्हें चाइना ले जाया जाता है और तब वहां पे उनकी पेशी होती है, वहां पे डिसाइड किया जाता है कि इस इंसान को सजा देनी है या नहीं देनी है। और उसके अलावा भी ये जो कोर्ट्स हैं दे वर्चुअली नेवर फेल टू कन्विक्ट, मतलब कि जो इस कोर्ट में एक बार आ गया उसे ये लोग कन्विक्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बचने की कोई चांस ही नहीं होती जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसकी। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की भी जो इनकी राइट थी वो भी ले ली गई है। इसके अलावा जो हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी जिसका प्रॉमिस किया गया था वो 25 साल पहले ही ले ली गई है। ठीक है, बीजिंग जो है वो एनएसएल को प्रेजेंट कर रही है रिस्पॉन्डिंग टू द 2019 प्रोटेस्ट। ये जो प्रोटेस्ट हुई थी हांगकांग में, इसके ऊपर ये रिएक्शन है चाइना का, और उसने ये एनएसएल इसीलिए बनाया था कि इस तरह की गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होना बंद हो जाए या चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट होना बंद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सब जो बातें हैं कि एनएसएल जो पास हुआ था उससे पहले से ही लोकल रेसिडेंट्स जो है वो कह रहे थे कि हांगकांग ऑफ 2025 जो कि 10 इयर्स में पोर्ट्रे हुआ है, 10 इयर्स एक मूवी थी उसके अंदर जो ये पोर्ट्रे हुआ है हांगकांग का एक पूरा एक सीन पोर्ट्रे किया गया है, तो वो जो इमेजिनरी चीज है वो एक्चुअली में अभी करंट सिटी में देखने को मिल रही है। यानी कि उस मूवी के अंदर ऑब्वियसली ये दिखाया गया होगा कि हांगकांग के अंदर लोगों के राइट्स छीन लिए गए हैं। तो जुलाई 1 को नियरली 400 प्रोटेस्टर्स हैं जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया एनएसएल के पास होने के बाद। उसमें से 10 जो है उन्हें एनएसएल के लिए, स्पेसिफिकली एनएसएल के लिए अरेस्ट किया गया। उसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ हांगकांग ट्विटर यूजर्स जो हैं उन सब ने अपने अकाउंट्स डिलीट कर लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि हो सकता है हमने ऐसा कोई ट्वीट डाल दिया जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो और हो सकता है कि हम जेल चल जाए इन सब चीजों के लिए या हमें मार दिया जाए। ठीक है, तो इन सारी चीजों से बचने के लिए वो लोग जो है वो अपने राइट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट से दब रहे हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर जो है वो सारे पॉलिटिकल कार्टून्स को हटा चुकी है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि उनके ऊपर कोई चार्ज ना लग जाए। और इसके अलावा जो ये लॉ है ये एक सडन रिस्पॉन्स नहीं है 2019 का, इससे पहले भी कई सारी प्रोटेस्ट हो चुकी है। ये सबसे एक्सट्रीम रिस्पॉन्स है और सबसे लेटेस्ट है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि 2018 में कोलू वेस्ट ट्रेन स्टेशन जो है वहां पर एक सेक्शन ओपन किया गया मेनलैंड सिक्योरिटी फोर्सेस का, यानी कि चाइना से कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस आए इस ट्रेन स्टेशन पे और यहाँ पर ये लोग कंट्रोल करते थे इस ट्रेन के
स्टेशन को। इसके अलावा 2016 में भी हांगकांग की जो कोर्ट है वो सोच रही थी कि 2 मेंबर्स है लेजिस्लेचर के जिन्हें डिस्क्वालीफाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन्हें समझ नहीं आता, वो कंफ्यूज थे। तो वहां पे भी बीजिंग ने इंटरफेयर किया था और उसने डिसाइड किया था कि आखिर होना क्या चाहिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कई सारी चीजें हुई हैं हांगकांग में, इससे पहले भी 2019 से पहले भी कई सारी प्रोटेस्ट हो रही है बहुत सालों से, जिसको देखते हुए चाइना ने फिर इस तरह से अपना जवाब दिया है, एनएसएल लागू कर दिया है हांगकांग में, ताकि लोग जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट ना कर सके। लेकिन डेंग ने जैसा कहा था, हॉर्सेस अभी भी चल रहे हैं। जैसे ही स्प्रिंग रेसिंग सीजन आता है तो यहाँ पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है। जो हांगकांग का जॉकी क्लब है वो भी काफी पॉपुलर है, उसने काफी सक्सेस पाई है। लेकिन अगर हम इस आइडिया को इस तरह से एक्सेप्ट करें, 1 कंट्री 2 सिस्टम्स को, हम ये आइडिया माने कि यहाँ पे फिर भी हॉर्सेस रन करेंगे या अभी भी जो है गेम्स होते रहेंगे, इस तरह की चीजें होती रहेंगी, तो हांगकांग जो है वो एग्जैक्टली मेनलैंड सिटी जैसी ही है, एक्सेप्ट हॉर्स रेसिंग होती है यहाँ पे, जो कि चाइना में नहीं होती। यानी कि ऑदर जो है वो बहुत ही सटायरिकल वे में इसे बताना चाह रहे हैं, यानी कि डेंग जो है वो जो कहना चाह रहे थे कि हॉर्सेस यहाँ पे भागेंगे, यहाँ पे जॉकीज रहेंगे, यहाँ पर डांसर्स रहेंगे, ये सारी चीजें रहेंगी, यानी कि डिस्टिंक्ट रहेगा ये पूरा नेशन, वो एक्चुअली में लिटरली सच होने वाला है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हांगकांग और चाइना में एक ही डिफरेंस रहने वाला है, वो ये यहाँ पर भी हॉर्सेस रन करेंगे, डांसर्स रहेंगे, बाकी सब कुछ चाइना और हांगकांग दोनों में सेम होने वाला है। सेम जुडिशरी हो जाएगी थोड़े टाइम में, शायद लॉज जो है वो भी चाइना ही देने लग जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो हांगकांग की पावर्स को लिमिट कर रही हैं, हांगकांग को एक कॉलोनियल सिटी बना रही है। ठीक है, बीजिंग जो है वो इस चीज में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है कि दुनिया की नजरों में उसकी क्या रेपुटेशन रहती है या उसके बारे में कोई सोचता है या नहीं सोचता है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर जो शी जिनपिंग है, मिस्टर शी जिनपिंग जो अभी के लीडर है चाइना के, उन्हें नहीं लगता कि हमें इस तरह से बिहोल्ड करना चाहिए द 1 कंट्री 2 सिस्टम फ्रेमवर्क, और इसीलिए वो इस पूरी तरह से फ्रेमवर्क को खत्म कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एक तरह से। जो हांगकांग को हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी देने की बात हुई थी, प्रॉमिस हुआ था, वो सब खत्म होने वाला है। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये सब चीजें इस 1 कंट्री 2 सिस्टम्स फ्रेमवर्क में लिखी गई थी, लेकिन अब उन्हें ये नहीं मिल रही है। इसके अलावा जो फाइनल एडजुडिकेशन वाली बात है, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट होगा किसी भी विक्टिम को जब लाया जाएगा, वो रिजल्ट भी अब बीजिंग के हाथों में है, क्योंकि जितने भी प्रोटेस्टर्स होंगे उन्हें पहले बीजिंग की कोर्ट्स में ले जाया जाएगा ट्रायल के लिए, और वहां पे ऑब्वियसली उन्हें कन्विक्ट किया ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरह से चाइना जो है वो फिर से हांगकांग को अपनी कॉलोनी बनाना चाह रही है, और कॉन्ट्रास्ट के फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि एक कॉलोनियल सिटी जो है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी पहले हुआ करती थी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अभी इसको बीजिंग रूल कर रहा है, और पहले जब ये कॉलोनी बनी थी तब लंदन इसे रूल किया करती थी। क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज का मेन पॉइंट क्या है? तो मुझे लगता है मेनली ये पैसेज जो है वो इस बारे में बात करता है कि किस तरह से हांगकांग फिर से एक कॉलोनी बन चुका है, या हांगकांग को फिर से कोई और कंट्री जो है वो अपने रूल के अंडर लाना चाह रही है, उसकी ऑटोनॉमी को खत्म करना चाह रही है, जैसा कि बहुत सालों पहले ब्रिटिश ने भी किया था। A है, the passing of NSL is an unconstitutional move by the PRC as it violates Article 23 of the Basic Law। अब ये बात जो है ये पैसेज में लिखी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ये पैसेज का मेन पॉइंट नहीं है कि NSL अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। NSL की बात हुई है लेकिन पूरे पैसेज में ये बात नहीं हुई है। Beijing is no longer concerned with appearing trustworthy in the forum of the world, or feels that this forum is irrelevant. Thus, they seem very much inclined to break the 1 country 2 systems framework। ये बात बिल्कुल सही है, ये पैसेज में साफ साफ लिखा भी गया, और पूरे पैसेज में यही बताया जा रहा है कि किस तरह से इस कंट्री को एक कॉलोनी बनाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से इस कंट्री को फिर से रूल करने की कोशिश की जा रही है, और इस बात से इनको, बीजिंग को, चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया की नजरों में उसकी कोई रिस्पेक्ट रहेगी या नहीं रहेगी। A year before the basic law was finalized, soldiers gunned down civilians in Beijing, raising doubts about Deng's trustworthiness, but Thatcher did not lose faith in him, which is why she is solely responsible for the present state of Hong Kong।
अब ये दूसरे लोगों के ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन ऑथर का ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है कि मार्गरेट थैचर की गलती है। उन्होंने सिर्फ एक पास्ट बैकग्राउंड दिया है हांगकांग की अभी की प्रेजेंट स्टेट के लिए। सो सी ऑप्शन गलत होगा। बीजिंग asserted the authority of Central People's Government when it enacted the NSL, which has turned Hong Kong into a colonial city again. This time it's not London but Beijing again. करेक्ट बात है, कॉलोनी बनाने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये जो इन्होंने असर्व करी अथॉरिटी या फिर यहाँ पे NSL लाया गया है, ये सारी बातें एक ही सेंटेंस में लिखी गई है कि फिर से हांगकांग एक कॉलोनियल सिटी बन गया है। हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, पैसेज का मेन पॉइंट ये है कि बीजिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है, वो किस तरह के लॉज ला रहा है, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कोई क्या सोच रहा है। वो सिर्फ बीजिंग को फिर से एक कॉलोनी बनाना चाह रहा है, या फिर ये जो वन कंट्री टू सिस्टम्स वाला फ्रेमवर्क है इसे तोड़ना चाह रहा है, खराब करना चाह रहा है। ठीक है, तो पूरी तरह से कॉलोनियल सिटी बनी नहीं है अभी हांगकांग, बट ये उसकी तरफ इंक्लाइन हो रहा है। तो डी ऑप्शन को हम पूरी तरह से करेक्ट भी नहीं बोल सकते। क्वेश्चन नंबर 2, पैसेज के हिसाब से इनमें से सारे स्टेटमेंट्स जो हैं उनके अंदर हांगकांग अलग दिखाया गया है विद रिस्पेक्ट टू मेनलैंड चाइना एक्सेप्ट वन स्टेटमेंट, वही हमारा आंसर होने वाला है। ए है, ऑन 4 जून एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग गेव ऑर्गेनाइजर्स परमिशन टू होल्ड विजिल ऑनरिंग विक्टिम्स ऑफ 1918 मैसेकर व्हाइल इट इज फॉरबिडन इन द मेनलैंड। ये बात बिल्कुल करेक्ट है, और ये एक डिफरेंस भी है इन दोनों के बीच में। सो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। Hong Kong had a more independent judiciary, a freer press and stronger rights of assembly and speech as compared to mainland cities. Again, past में तो ऐसा होता ही था, so ये distinction भी correct होना चाहिए। So ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। Hong Kong was a typical democratic country ruled by Central People's Government, while mainland China is ruled by PRC, a communist party. इसका जो फर्स्ट हाफ है वो गलत है, सेकेंड हाफ करेक्ट है, क्योंकि पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं थी हांगकांग की गवर्नमेंट। ठीक है, थोड़ा बहुत डेमोक्रेसी जैसी थी, उसकी तरफ जा रही थी, लेकिन पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे सिटीजन्स जो हैं उनको वोट करने नहीं दिया जाता था। सो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। Hong Kong had no law to prohibit secession, treason and sedition, while in mainland China it is already a legal charge against which people are arrested and convicted. ये बात भी सही है, ऑब्वियस सी बात है। अगर चाइना ऐसा लॉ हांगकांग में बना रहा है, इसका मतलब चाइना में पहले से ये लॉ बना हुआ है, इसीलिए लोगों के ऊपर इतनी सारी लिमिटेशंस हैं, उन्हें राइट टू स्पीच, राइट टू असेंबली, ये सब नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है अबाउट द साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन, जो इन्होंने साथ में डिक्लेरेशन किया था उसके बारे में कौन सी बात सही है। फर्स्ट है, इट स्टेटेड दैट अ वन कंट्री टू सिस्टम स्ट्रक्चर वुड टेक इफेक्ट फ्रॉम 1984 फॉर द नेक्स्ट 50 years। गलत है। आपको पहली नजर में लगेगा कि सही तो है, 50 सालों के लिए तो था ये डिक्लेरेशन, लेकिन इट वाज नॉट फ्रॉम 1984, इट वाज फ्रॉम 1997। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। इट प्रॉमिस टू गिव अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी टू हांगकांग फ्रॉम 1997 टू 2047 एज एन इनडिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ चाइना। अगेन ये स्टेटमेंट आपको देखने से पहली नजर में बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये जो डिक्लेरेशन था उसमें कहा गया था हांगकांग जो है वो एक डिस्टिंक्ट पार्ट होगा चाइना का, इनडिस्टिंक्ट नहीं होगा, डिस्टिंक्ट होगा, अलग होगा चाइना से। सो ये भी गलत हो गया। हांगकांग कुड रिटेन इट्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर व्हाइल बीजिंग वुड टेक कंट्रोल ऑफ द डिप्लोमेसी एंड डिफेंस। ये बात जो है बिल्कुल सही है, आपको पैसेज में मिल भी जाएगी। सो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा थर्ड स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि हमें रीजंस बता रहा है फॉर सस्पिशन ओवर एंड फेथ ऑन डेंग, यानी कि डेंग जियापिंग जो चाइना के लीडर हुआ करते थे, उनके ऊपर हमें उनके इरादों पर हमें सस्पिशन किस बात से होता है और फेथ किस बात से आता है। तो उनके ऊपर फेथ या ट्रस्ट की जो बात आती है वो इसलिए थी क्योंकि मार्गरेट थैचर ने देखा कि डेंग बहुत ज्यादा ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि लिबरलाइजिंग है,
ठीक है, चाइना में वो बहुत सारे लिबरलाइजेशंस ला रहे हैं, नई नई चीजें ला रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से उन्हें उन पर ट्रस्ट हो गया। लेकिन सस्पिशन इस बात का था कि जून 4 को जो मसाकर हुआ था, अगर इस तरह से वो अपने सिटीजन्स को ट्रीट करते हैं तो फिर हांगकांग के सिटीजन्स को वो किस तरह से ट्रीट करेंगे, इसका एक डाउट हमें बनता हुआ दिखता है। A है, Deng's line about horses, talks and dancers convinced Margaret Thatcher that the city would become part of the PRC without losing its distinctive features. Statement entirely correct है, लेकिन सिर्फ इतने से स्टेटमेंट से मार्गरेट थैचर ऑब्वियसली कन्विंस नहीं होगी, प्लस यहाँ पर सिर्फ फेथ की बात हो रही है, फेथ भी बताना है हमें और सस्पिशन का भी रीजन बताना है, सो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी है, बिकॉज ऑफ द साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन दैट टुक इफेक्ट इन 1997, it was clearly stated that Hong Kong would enjoy a high degree of autonomy and a separate constitution, which proved that Deng could be trusted, but the civilian massacre in June 4 made other countries lose faith in him. अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो गलत है, क्योंकि डेंग के ऊपर ट्रस्ट का रीजन ये नहीं था कि जो साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ था, क्योंकि साइनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन से डेंग की ट्रस्ट वर्दीनेस कहीं भी प्रूव नहीं हो रही। डेंग ने ऐसा कुछ नहीं किया इसके अंदर जिससे कि वो ट्रस्ट वर्दी बन जाए, ठीक है। यहाँ पे दोनों के बीच में सिंपली एक डिक्लेरेशन हुआ है, तो डिक्लेरेशन ये नहीं बता सकता कि डेंग पे ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सो ये वाला जो पार्ट है वो गलत है, बाकी जो सिविलियन मसैकर वाला पार्ट है ये करेक्ट है। सो पूरा बी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। इन 1984 डेंग्स पॉलिसीज इन चाइना कुड बी इन्फर्ड एज रिप्रेजेंटेटिंग लिबरलाइजिंग, so he could be trusted with Hong Kong's future, while the massacre in 1989 raised doubts about his trustworthiness. ये बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि चाइना में वो कई सारी लिबरलाइजिंग पॉलिसीज ला रहा था, लिमिटेशंस जो थी चाइना के लोगों की उन्हें खत्म कर रहा था, तो मार्गरेट थैचर को लगा कि शायद हांगकांग को भी ये सब चीजें करने मिलेगा, इसीलिए उसके ऊपर फेथ था मार्गरेट थैचर को, और डाउट इस बात से लोगों को उठ रहा था उसके ऊपर क्योंकि उसने मसाकर करवाया था, ठीक है। मार्गरेट थैचर वाज कन्विंस्ड दैट चाइनाज लीडर्स वुड रिस्पेक्ट देयर प्लेज टू अलाउ हांगकांग autonomy after 1997, for they'd want the forum of the world to consider them the people of their word. अब इस बात की वजह से कि भाई दुनिया की नजरों में हमें कैसा देखा जाएगा, डेंग के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि डेंग ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि मुझे दुनिया से फर्क पड़ता है बहुत, या फिर डेंग तो इनफैक्ट 1997 में जब हांगकांग को चाइना के अंदर मिलाया गया, जब उनको साथ में रखा गया, 1 country 2 system वाली चीज आई, तब तो वो जिंदा भी नहीं थे, तो हम इस बात को लेकर तो उन पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकते, और सस्पिशन का तो हमें रीजन ही नहीं दिया है इस ऑप्शन में, सो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि लोकल रेसिडेंट्स के आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। आर्ग्यूमेंट ये है कि एनएसएल के पास होने की वजह से एक जो हांगकांग जो है वो टाइटली कंट्रोल्ड हो जाएगा, यानी कि बहुत सारी लिमिटेशंस लगा दी जाएगी, उन्हें बहुत सारे राइट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ए देखते हैं, ऑन जून 4, 2020 द कमेमोरेशन ऑफ ऑनरिंग विक्टिम्स ऑफ 1989 मैसाकर वाज बैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। ये बात बिल्कुल सही है, और हम कह सकते हैं कि ये इनके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करता है, क्योंकि जब ये पास हुआ था एनएसएल, उससे जब ये होने वाला था पास, बातें चल रही थी कि ये पास हो जाएगा, उससे पहले ही जून 4 वाला जो सेलिब्रेशन है उसे बंद कर दिया गया। यानी कि आप सोच सकते हैं अगर किसी लॉ के पास होने से पहले उसकी इम्प्लीकेशंस को खत्म कर दिया जा रहा है, उसके जो इफेक्ट्स हो सकते हैं उनको बंद कर दिया जा रहा है, तो उस लॉ के पास होने के बाद में क्या इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। Thousands of Twitter users have deleted their accounts, fearing that a tweet quoting a now taboo slogan or song could lead them in a mainland prison. ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्विटर अपना डिलीट कर दिया है, उन्हें डर लग रहा है कि एनएसएल की वजह से उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, या वर्स उनकी डेथ हो जाएगी, मार दिया जाएगा उन्हें। The headliner show has been cancelled and newspapers have removed political cartoons. ये भी बिल्कुल सही है, ये भी एनएसएल की वजह से हुआ है। जो राइट टू स्पीच है इनका वो सब छीन लिया गया है, उन पे लिमिट लग गई है। On July 1st, 2019, about 400 protesters were arrested, 10 of them specifically for breaking the NSL. ये बात factually incorrect है। पहली बात तो 2020 में आया है NSL, तो 2019 में अगर कोई चीज होती है तो वो NSL को ब्रेक नहीं कर सकती, क्योंकि ये पास ही 2020 में हुआ है।
रही बात इस बात की कि जुलाई 1 को क्या हुआ था, जुलाई 1 2020 में ये केस हुआ था कि 400 प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद में 10 लोगों को अरेस्ट किया था वो ब्रेकिंग द एनएसएल, जबकि एनएसएल जो है वो पास हुआ था 30 जून को। तो आप सोच सकते हैं 1 जुलाई को ही इतने सारे प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया फॉर अ लॉ जो कि एक दिन पहले बना था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डी ऑप्शन है वो सही होता अगर यहाँ पे 2020 लिखा होता, लेकिन क्योंकि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ऑथर के एजेंडा को बताता है फॉर सेइंग दैट हेडलाइनर शो कैंसिल हो गया है। तो ये बात ऑथर ने क्यों बताई थी? मुझे लगता है इसलिए बताई थी ताकि रीडर्स को एक आइडिया मिल सके कि एनएसएल कितना स्ट्रिक्ट है या वो कितना ज्यादा लिमिट्स डाल रहा है अपने सिटीजन्स के ऊपर। A है, the author wanted to prove that the show had shifted from mocking colonial authorities to mocking representatives of the new order। ये तो तब होता ना जब वो शो चल रहा होता, अब इस शो को कैंसिल करने का ये रीजन थोड़ी हो सकता है। सो ए ऑप्शन तो गलत है। The author wants to prove that NSL makes it possible for not just various actions but also various forms of expression to be treated as proof that they are subversive। ये बात बिल्कुल सही है। Subversive का मतलब यही होता है कि आप अपनी कंट्री के अगेंस्ट जा रहे हो या आप अपनी कंट्री को धोखा दे रहे हो, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो, तो इसे प्रूव करने के लिए अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो वो तो माना ही जाएगा कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना चाह रहे हो, लेकिन साथ ही साथ में अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलते भी हो तो वो भी सबवर्सिव माना जाएगा और इसीलिए उसे बंद कर दिया गया क्योंकि एनएसएल आ चुका था। The author wants to prove that NSL has resulted in a tightly controlled Hong Kong, similar to that portrayed in 2015 film 10 Years। ये बात भी गलत है। ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि एनएसएल से टाइटली कंट्रोल हांगकांग बन रहा है, लेकिन वो बिल्कुल सिमिलर था टू 2000 फिल्म, ये हम कह नहीं सकते स्पेसिफिकली। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि उस फिल्म में ये नहीं बताया गया हो कि एनएसएल की वजह से ये सारे जो हेडलाइनर स्किट है, शो है या न्यूज़पेपर्स हैं, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम नहीं जानते एग्जैक्टली कि ऐसा है या नहीं है। टाइटली कंट्रोल्ड हांगकांग होगा ये वो बताना चाह रहे थे, लेकिन इस वजह से नहीं बताना चाह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि अब हमारे जो एक्शंस हैं उनके अलावा हम जो एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच करना चाह रहे हैं, जो राइट टू स्पीच हुआ करता था हमारा, वो भी छिन चुका है। The author wants to prove that just like British had colonized Hong Kong, now the Chinese are also in a way colonizing it by passing the NSL। ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, लेकिन ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि हेडलाइनर शो कैंसिल क्यों किया गया। सो डी ऑप्शन भी गलत होगा। द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, पैसेज के हिसाब से ऑथर इनमें से किस बात से अग्री करेंगे? उसी बात से अग्री करेंगे जो उन्होंने पैसेज में दे रखा है। ए है, बीजिंग हैड बीन टायर्ड ऑफ वेटिंग for the Hong Kong's local government to pass an anti-sedition law, so Beijing had to bring the NSL to maintain law and order। ये बात से ऑथर बिल्कुल अग्री नहीं करेंगे कि बीजिंग को मजबूरी में ये लॉ लाना पड़ा क्योंकि हांगकांग की गवर्नमेंट नहीं ला रही थी। ठीक है, क्योंकि इनफैक्ट ऑथर तो ये कह रहे हैं कि जो बीजिंग है उसने हमारे हांगकांग की जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटी को छीन लिया था ये लॉ लाकर। Hong Kong enjoys a high degree of freedom as it retains an independent executive, legislative and judiciary and the power of final adjudication। बिल्कुल गलत है। हांगकांग का ये जो हाई डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो अब कम हो रहा है। ठीक है, एनएसएल के आने के बाद काफी हद तक कम हो गया है, इसलिए हम इसे नहीं कह सकते स्पेसिफिकली फाइनल एडजुडिकेशन, यानी कि जो हमारा फाइनल वर्डिक्ट होता था किसी भी क्रिमिनल पे, वो जो पावर है वो खत्म हो गया है हांगकांग का, क्योंकि अब जितने भी क्रिमिनल्स होंगे ट्रीजन के या फिर सेडिशन के, उन्हें ट्रीट किया जाएगा इन द कोर्ट्स ऑफ बीजिंग। According to Article 23 under the Basic Law, the PRC can enact laws to prohibit sedition, secession and treason। बिल्कुल गलत है। People's Republic of China इस तरह का कोई लॉ नहीं बना सकती थी। According to Article 23,
गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग बना सकती थी। सो पीआरसी ने यहाँ पे आर्टिकल 23 वायलेट किया है, तो इस बात से ऑथर एग्री नहीं करेंगे। द सिटीजन्स ऑफ हांगकांग इट फाउंड to violate the NSL will be arrested and tried in the courts of Beijing where the rate of conviction is very high। ये बात बिल्कुल सही है, इससे ऑथर एग्री करेंगे, उन्होंने खुद ये पैसेज में कहा है। सो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा पैसेज का ऑर्गेनाइजेशन हमें बहुत अच्छे से बताता है? तो मुझे लगता है एक तरह से पैसेज के अंदर ही बताया जा रहा है। सबसे पहले 1982 में क्या हुआ कि बातचीत चल रही थी, फिर 1984 में क्या हुआ, एक डिक्लेरेशन साइन हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, बेसिक लॉ आया, ठीक है, मसैकर हुआ 1989 में। तो इस तरह से हमें सारे इवेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से हुआ। इसके अलावा हमें बताया गया कि 2016 में क्या प्रोटेस्ट हुए थे, 2018 में क्या हुए, 2019 में क्या हुए। तो ये सारी बातें हमें बताई जा रही है और फिर ये बताया जाए कि प्रेजेंट सिचुएशन कैसे आई है। इसीलिए आई है क्योंकि इतने सालों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उसी के जवाब में फिर चाइना की गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए अपने अगेंस्ट, क्योंकि वो सुन नहीं सकते कुछ भी, इसलिए उन्होंने फिर एनएसएल लागू किया ताकि लोग उनके अगेंस्ट ना बोल पाए। A है a generalization is made, briefly explained, evidence supporting is presented and a conclusion is stated। गलत होगा, हमने पहली बात तो कोई जनरलाइजेशन नहीं बनाया, हमने शुरुआत ही एक कॉन्वर्जेशन से करी थी बिटवीन डेंग जिपिंग एंड मार्गरेट थैचर, तो यहाँ पे एक जनरलाइजेशन नहीं बनाया गया है। A chronological state of events is presented to introduce discussion about present situation and evidence that prove the similarity to a past situation is stated। ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आप जानते हैं पहले तो हमें क्रोनोलॉजी से बताया गया कि इस साल में ये हुआ, फिर इस साल में ये हुआ, ऐसे तरह से बताया गया, और फिर एंड में हमें एक प्रेजेंट सिचुएशन बताई गई, यानी कि अभी की सिचुएशन जो है उसके अंदर बीजिंग हांगकांग को एक कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहा है, और पास्ट में ऐसा हो चुका है, हांगकांग पहले भी कॉलोनी थी, और अब जो है डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि वो कॉलोनी चाइना की है, पहले वो कॉलोनी ब्रिटिश लोगों की थी। सो बी ऑप्शन सही होना चाहिए। A historical analysis of widely accepted assertion is presented and a discussion of its strengths and weaknesses is introduced to offer a conclusion। बिल्कुल गलत होगा। Historical analysis हुई है, ठीक है, मानती हूं मैं, लेकिन उसके बाद में कोई वाइडली एक्सेप्टेड असर्शन नहीं बताया गया। ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि ज्यादातर लोगों को लगता था कि वन कंट्री टू सिस्टम्स अच्छा है, या फिर ज्यादातर कंट्रीज को लगता था कि चाइना इस सिस्टम को मान जाएगी या नहीं मानेगी, तो ऐसा कोई असर्शन नहीं दिया गया यहाँ पे। इसके अलावा एनएसएल के या फिर जो भी हमारी हिस्टोरिकल चीजें हुई हैं हांगकांग की, उसकी कोई स्ट्रेंथ्स या वीकनेसेस भी नहीं बताई गई हैं। An assertion is made and then several events supporting it are analyzed to reach a conclusion। Again wrong, कोई assertion हमने नहीं किया है, so यहाँ पे B ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो सेंटेंस दिया है पैसेज में कि द एनएसएल मेक्स इट पॉसिबल फॉर नॉट जस्ट वेरियस एक्शंस बट आल्सो वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन टू बी ट्रीटेड एज प्रूफ दैट समवन इज सबवर्सिव। यहाँ पे सबवर्सिव को हमें रिप्लेस करना है किसी ऐसे शब्द से जिसका मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर हो, ठीक है। तो वर्ड्स देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है एनार्किक। एनार्किक वो जो किसी रूल को या लॉ को फॉलो नहीं करना चाहता हो। तो यहाँ पे सबवर्सिव का वो मतलब नहीं है। सबवर्सिव का यहाँ पे ये मतलब है मेजरली कि यहाँ पर ये जो इंसान है ये कुछ अग्रेशन शो कर रहा हो, किसी भी चीज के अगेंस्ट जा रहा हो, ठीक है। जैसे इन्होंने प्रोटेस्टर्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट चाइना कि हमें उनके कंट्रोल में नहीं जाना है, हमें अपने राइट्स चाहिए। तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसी चीज के अगेंस्ट जा रहे थे, जो रेवोल्यूशन कर रहे थे, वो होता है सबवर्जन। सो एनार्किक तो नहीं हो सकता क्योंकि वो कोई लॉ नहीं तोड़ रहे थे इसमें। डिसिडेंट, ये बात जो है बिल्कुल सही होगी क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है कि आप किसी चीज के अगेंस्ट जा रहे हैं या कुछ रेवोल्यूशन ला रहे हैं, कुछ चेंज करना चाह रहे हैं अपनी सोसाइटी में। म्यूटनस नहीं हो सकता क्योंकि म्यूटनस जनरली ये होता है कि आप किसी को डिसओबे कर रहे हैं, आपको कुछ कहा गया है तो आप उसका उल्टा कुछ करेंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। हांगकांग में ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि डिसओबे कर रहे थे लोग, सिंपली यहाँ पे रेवोल्यूशन जैसा आ गया था, एजिटेट कर रहे थे लोग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सेडिशियस जो है उसका मतलब भी सबवर्सिव नहीं हो सकता क्योंकि सेडिशियस का मतलब ये होता है कि आप किसी को अपने हेट स्पीच से रिबेल करने के लिए इंड्यूस कर रहे हो, है ना। रिबेलियन नहीं कर रहे हो, किसी और को इंड्यूस कर रहे हो कि वो भी रिबेलियन करे। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबवर्सिव का मतलब कि आप रिबेलियन कर रहे हैं,
ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एजिटेट कर रहे हैं। सो यहाँ पे डी भी गलत होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, ऑथर की टोन कैसी थी पैसेज के अंदर? तो मुझे लगता है कि जनरली ऑथर जो है वो काफी ज्यादा ऐसी बातें कर रहे थे जैसे कि जैसे डेंग ने कहा था कि हॉर्सेस जो हैं वो अभी भी रन करेंगे, डांसर्स भी डांस करेंगे, बट इट विल बी अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ चाइना, मतलब हांगकांग एक अलग पार्ट होगा चाइना का, 1 कंट्री 2 सिस्टम हम फॉलो करेंगे। तो ऑथर फिर लास्ट में आते आते ये कहते हैं कि अब जो है हांगकांग और चाइना में एक ही चीज डिस्टिंक्ट रह गई है, वो ये कि हांगकांग में अभी भी डांसर्स डांस करते हैं, हॉर्सेस रन करते हैं, जो कि चाइना में नहीं होता। इसके अलावा बाकी सब सेम होने वाला है। इसके अलावा हांगकांग जो है वो चाइना से बिल्कुल भी डिस्टिंक्ट नहीं रह पाएगी। सो यहाँ पे ऑथर की टोन जो है वो थोड़ी सी सरकास्टिक हो रही है, ठीक है। इसके अलावा भी ये कहा जा रहा है कि इस तरह की जो चीजें हैं, प्रोटेस्ट हुई हैं, उसके अगेंस्ट जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, वो हेडलाइनर शो के लिए एक बहुत ही अच्छा मटेरियल होता, अच्छी स्क्रिप्ट बन जाती, लेकिन हेडलाइनर शो भी कैंसिल कर दिया गया। सो अगेन सरकाज्म शो कर रहे हैं ऑथर। सो सटायरिकल हमारा करेक्ट होना चाहिए टोन, बिकॉज सटायर के अंदर हम यही करते हैं, हम किसी इनजस्टिस के अगेंस्ट बोलते हैं बाय मेकिंग इट, बाय सेइंग इट इन अ फनी वे, ठीक है। तो डॉगमेटिक नहीं हो सकता क्योंकि ऑथर बायस्ड नहीं है, किसी एक साइड के लिए नहीं बोल रहे और एरोगेंट तरीके से नहीं बोल रहे, उन्होंने सिंपली लॉजिकली अपने ओपिनियंस को पुट किया है। सो वो डॉगमेटिक नहीं है। डिसकंसर्टिंग यानी कि ऐसा है कि ऑथर की जो टोन है वो काफी ज्यादा, ऑथर जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज से एंग्शियस हो रहे हैं कि अब हांगकांग का क्या होगा। मुझे लगता है यहाँ पे एंग्शियस नहीं हो रहे, वो ज्यादा कंसर्न्ड है कि अब हांगकांग जो है वो फिर से एक कॉलोनियल सिटी बनने वाली है। डिसकंसर्टिंग नहीं हो सकता। ग्रैंडियोस इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज का एग्जैजरेशन नहीं हो रखा है, किसी भी चीज को बड़ा चढ़ा के नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। We have now reached the end of the session. Please like, share, comment and subscribe below to let us know what you think about the video. Jai Hind.